बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची मलीर जेल से अचानक 218 कैदी फरार हो गए हैं। सिंध हुकूमत चकरा के रह गई है। किस तरीके से ये मनसूबा साजी की गई, पुलिस से असला छीना गया और कितने कैदी दोबारा पुलिस ने हिरासत में ले लिए और ये वाकया हुआ कैसे, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मुफ्ती कभी, जो नाम का तो मुफ्ती है लेकिन उसके कुछ धंधे जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। दुबई के अंदर वो क्या करता है, एक कॉल पकड़ी गई है और ये एक खातून के साथ कॉल है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, ताकि अंदाजा हो कि इस्लाम के नाम पर जो ये शख्स है ये किस तरीके के घनौने जो है वो काम कर रहा है। टिक टाकर सना यूसुफ, जिसका कल मर्डर हो गया था और ये मर्डर जो है वो कहा गया कि गैरत के नाम पर है या किसी घर वाले ने किया है, लेकिन अब इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आया है, उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। टिक टाकर सना यूसुफ, जिनका ये वाकया पेश आया और कल से इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त जो कुछ इस तरह के वाक़यात अमूमन यानी रूनुमा होते हैं, कंदील बलोच हो, उसके अंदर तो मुफ्ती कवि और इस तरह के जो किरदार हैं वो लिंक थे, और बाकी जो है वो बहुत सारी और भी जो लड़कियां हैं। और आप देखिए, एक वक्त होता है, शोहरत होती है, ब्रांड होता है, लेकिन अचानक जो है वो कोई ना कोई ऐसा वकूआ होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि तहकीकात, तफ्तीश और उसके बाद जो अदालती एक सिस्टम है वो इतना अपाज और निकम्मा है कि जब सजाएं नहीं होती तो फिर दोबारा बार बार जो है वो जराइम होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। पहले तो ये तासर था कि सना यूसुफ जो है उनको उनके घर वालों ने मर्डर किया है, और ये स्टोरी काफ़ी वहाँ पे मौजूद जो शहराज अहमद शराजी हूँ, असरार राजपूत हूँ, या कई जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये दी। और अमूमन ऐसे होता है जब इस तरह टिक टाक और जो वीडियोस बच्चियाँ करती हैं, उनके हवाले से जो ख़ानदान है वो समझता है हमारी बदनामी हो रही है, ये जितना ओपन कर रही हैं। और मैंने इत्तफाकन, चूँकि मैं नहीं उन लाखों लोगों की तरह जानता था, तो मैंने जब सर्च की तो पता चला कि वो कोई ऐसा जो कंटेंट है जो बहुत बोल्ड किस्म का हो तो वो तो टिकटॉक पे शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर जो है ना, पहले उसका जो खानदानी बैकग्राउंड आया है वो बड़ा दिलचस्प है, यानी उसने पूरी कहानी को मोड़ दिया है। अब इस्लामाबाद के अंदर जो है ये कत्ल होने वाली जो 17 साल टिकटॉकर है, उनके वालिद एनटीसी में सरकारी मुलाजिम है, जिनको सेक्टर G14 में सरकारी मकान अलाट हुआ है। ये असरार अहमद राजपूत हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से। उन्होंने ये बताया है कि G14 के अंदर सरकारी मकान इनको अलाट हुआ है। इससे कबल ये फैमिली वेस्टरिच रावलपिंडी से 2 माह पहले ये लोग वापस G14 शिफ्ट हुए थे। सना के वालिद सैयद ज़ादा इंतहा के शरीफ आदमी है, जो कि 2017 में पुर्तगाल गए थे और वहाँ की शरीयत भी उनके पास है। मतलब तंग दस्त या लाचार नहीं, ठीक ठाक खाता पीता बंदा है। 2 गाड़ियाँ हैं शुरू से उनके पास। दूसरी जानब एक सोर्स जो कि सना के पड़ोसी हैं, वो कहते हैं उसके मुताबिक ये कत्ल हुआ है, फुटेज पुलिस को जो दी गई है, मास्क लगाकर एक लड़का है, गोली मारकर वो गया है। काफी हद तक पेशरफ्त हुई है। जब वकूआ हुआ उस वक्त घर के अफराद मौजूद नहीं थे। वालिद उनका सरकारी मुलाजिम है, जबकि कत्ल करने वाला कोई उसके साथ पहले से राब्ते में भी था। जनाजे में सीनियर फौजी हुकाम मौजूद थे। ये हकीकत है कि लड़की का नाहक कत्ल हुआ, लेकिन घर वालों नहीं बल्कि बैर का कातिल है। यानी ये अब इस मामले के अंदर जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये अमूमन चूंकि जब बाहर आप निकलते हैं तो कहीं ना कोई मेल मुलाकात होती है, तो इस तरह के वाकयात फिर जो है वो जब बिगाड़ होता है ताल्लुकात में, तो वो देखा गया है कि आते हैं तो तफ्तीश का जो रुख है वो थोड़ा मोड़ा गया है। और ऐसे लगता है कि ये अब जो दोस्त हैं बाकी भी जो रिपोर्टर, वो उनको भी जो बताया जा रहा है कि ये शायद कातिल बाहर का हो और घर का इस तरह जो समझा जा रहा था उस तरह का जो है वो ना हो। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला बड़ा संगीन है। होता यह है कि यहाँ पे चले यानी मुफ्ती कवि,
नामी एक किरदार है जो इंतहाई मकरू और गलीज किस्म का शख्स है, और जिसको हमने देखा है कि टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। इस तरह के लोग टीवी चैनल्स क्यों प्रमोट करते हैं? मकसद वादे तौर पर इस्लाम की बदनामी होती है कि इस्लाम के लिबादे में छुपे हुए जो ऐसे लोग हैं उनको कहा जाए और लोग ये समझें कि देखें ये जो दाढ़ी रखे वाला शख्स है, ये जो इस तरीके से किया हुआ शख्स है, तो इसका जो किरदार है वो भी इसी नोयत का है। अब ये सारी चीज अगर हम देखें तो इस तनाज़र के अंदर ये बात बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है कि अब यहां पे आप देखें कि इसने क्या किया। ये दुबई जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी इसके सारे ताल्लुकात शी मेल, या आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ इसके रिलेशन होते हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर ये प्रोग्राम करता है। इसकी आदतों हरकत की वजह से जो इस्लाम है उसका एक मजाक और तमस्खर का माहौल बनाया जाता है। फिर ये दुबई जाता है, वहां भी इसकी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। और अब एक कॉल जो है वो इसकी पकड़ी गई है एक खातून के साथ, और जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये वहां पे बात कर रहा है कि जी मैं उधर सफ़ीर भी आ रहे हैं, उधर फलां बिजनेसमैन भी आ रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, तो आप वहां पे तशरीफ लाइए और आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको ये भी होगा। तो ये जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको। आप तो कह रहे थे कि ईद के बाद तुम्हारी जिंदगी बन जाती, रिहाइश बन जाती, खाना बन जाता, मजे के नोट मिल जाते। थोड़ा सा रुक जाओ, अगर वहाँ पे कोई जरूरी काम नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शहजादी, रात को पहुंच रहा हूँ। एक जबरदस्त एक प्रोग्राम है, अगर उसमें चलोगी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वहाँ भी होंगे और बड़ी अच्छी आला किस्म की जनाब महफिल है तुम्हारी शान के मुताबिक। तो अगर दुबई का प्रोग्राम फाइनल है तो तुम्हारी वजह से अब मैंने भी सीट 26 या 27 अप्रैल की कराई है। सर आपको मैंने कहा भी थोड़ा सा वेट कर जाओ, अभी 25 तारीख तो याद ही है ना, अभी तो आपको वीजा भी आ गया। मैंने तो अभी तक ना वीजे के लिए कुछ बुक किया ना कुछ, सिर्फ आपने मेरा सिर्फ 20 डे और वेट करना है, ठीक है। वहाँ 2-3 मुल्क के सिफारतदार भी है, कुछ बैतूनी दुनिया से आए हुए ताजिर भी है, और इन कलेम में बड़ी जबरदस्त महफिल की है। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहना, तो इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे, आपको साथ लेके चलूंगा। आपकी वजह से मैंने लेट की है क्योंकि आप कह रही थी भी शादी है। मैं आपको ये कह रही हूँ तो आप अभी 25 को मत जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अगर वहाँ पे कोई जरूरी काम नहीं है तो। अगर जरूरी काम है बस फिर आप जाएं। मेरी शहजादी, आप तो कह रहे थे कि ईद के बाद, अब फिर आप कह रहे हो 20 दिन। ये 20 दिन कब शुरू हो रहे हैं? 2-3 अहम लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी बन जाती, रिहाइश बन जाती, खाना बन जाता, मजे के नोट मिल जाते। अब मुझे कंफर्म करके बताओ कि 20 दिन का क्या माना है। जी ठीक हो गया सर, और बस आपको पता है हम तो अच्छे लोगों में बैठते हैं, बुरे लोगों में तो हम बैठते नहीं है। अब ये आपने कॉल सुनी कि ये यहाँ पे जो शख्स है ये मुफ्ती, नाम का मुफ्ती है, और ये किस तरह के जो धंधे हैं या महफिलें हैं उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक खातून को ये दुबई के अंदर ले जा रहा है। और ये इस तरह के लोग असल में धब्बा हैं, और मैं हैरान होता हूँ मौलाना फजल रहमान और बाकी जो बड़े बड़े हैं वो कम उम्र बच्चियों की जो शादी है और 18 साल से कम उस पे बहुत बात करते हैं, लेकिन इस तरह के जो मकरूह किरदार है उनको ये क्यों नहीं कहते कि इस तरह के बंदे को टीवी चैनल पे मत बुलाया जाए या इसके नाम से ये मुफ्ती हटा दें। और लेकिन ये है कि ये इस तरह के चीजें होती हैं। अच्छा, अब एक बड़ा अजीब वाकया हुआ है, और वैसे तो सिंध हुकूमत की नायली अक्सर खबरों की जीनत रहती है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी न्यायालियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे उस हुकूमत का ये एक मौक़िफ़ होता है कि भाई ना आईजी हमारी मर्जी के मुताबिक है, ना चीफ सेक्रेटरी हमारी मर्जी के मुताबिक है। तो लिहाजा जो वफाकी हुकूमत हमें इतना भी इख्तियार नहीं दे रही, तो अमन व अमान और जो सूबे के मामलात है सरकारी सतह पर रुकावटें डाली जाती हैं, तो फिर जिम्मेदार यही है वफाक। लेकिन यहाँ पे इनके पास तो सब अपनी मर्जी का अमला है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मलीर है, बड़े खतरनाक कैदी भी वहां पे होते हैं। अब जल्जले के झटके आए हैं कुछ दिन, और फिर दीवारें तो हिलती हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने जान बचानी है
یا کوئی اور ماجرا ہے، یا اچانک ان کی کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا پلاننگ ہوئی ہو، یعنی ایک تسلسل ہو سکتا ہے پہلے کی پلاننگ آپس کے اندر۔ اب ملیر جیل کے اندر خبر میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، پہلے تو 300 کا فگر آیا، لیکن اب 218 کا فگر آ رہا ہے، اور صحافی مدر عباد صاحب نے 200 کا فگر دیا ہے۔ اور بات یہ ہوئی ہے کہ ملیر جیل سے 218 قیدی فرار ہوئے، جن میں سے 80 کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ملیر جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے دوران نقصان سے بچنے کے لیے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر بٹھایا گیا تھا۔ جیل کے گیٹ پر 700 سے 1000 قیدی یہ جمع ہوئے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک قیدی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ 3 ایف سی اور 2 جیل پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز اور ایف سی نے ملیر جیل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ آئی جی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی جیل کا کراچی ملیر جیل کا معائنہ۔ ذرائع کے مطابق ہنگامہ آرائی کے دوران قیدیوں نے جیل پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کی ہے۔ قیدیوں نے جیل میں پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا۔ پولیس اور قیدیوں کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ملیر جیل اور اطراف میں پولیس کا آپریشن جاری ہے، اور ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز نے بھی ملیر جیل کا دورہ کیا ہے۔ 218 مفرور قیدیوں میں سے 80 پکڑے گئے ہیں، تو باقی ابھی تک مفرور ہیں۔ پھر وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بڑے جرائم والے نہیں ہیں، چھوٹے جرائم والے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو ظاہر ہے اچانک سچویشن پیش آئی، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ زلزلے کے جھٹکے آئے اچانک، اور وہ جو بھی سچویشن بننی تھی تو اس کو جسٹیفائیڈ ہے۔ لیکن سیکیورٹی کا اتنے نازک جو ہے وہ صورتحال ہونا، پھر ان کا اسلحہ چھیننا، پھر تشدد کرنا، پھر فرار ہونا، یہ اتنی سینسٹیو جیل ہے ملیر کی، یہاں بڑے بڑے خطرناک قیدیوں کو بھی رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ سوال، یعنی اس طرح فرار ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا جو سیکیورٹی ہے سندھ کی، وہ بہت بڑا سوال ہے، یعنی ان کو جواب دینا چاہیے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہاں تو بہت ساری فورس ہوتی ہے، اور اس کے باوجود یہ واقعے کا ہونا، یہ اس کی مزید جو بھی آگے تحقیقات آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ ایک بہرحال بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔